बच्चों कैपेसिटर एक टेक्निकली थोड़ा सा समझने लायक टॉपिक है, तो हमने उसे छोटे छोटे टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है और हम स्टेप बाय स्टेप कैपेसिटर के एक एक पॉइंट को समझते हुए उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस सर्किट में क्लास 10th में किया था। अब ऑब्वियसली एक कैपेसिटर से हम उतनी एनर्जी स्टोर करके यूज करने लायक उस अरेंजमेंट को नहीं बना सकते, तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यूज करने रहते हैं। तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस बेसिकली होते हैं, सीरीज और पैरेलल, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस में होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर के एक प्लेट से इस तरीके से कनेक्ट होता है, लेकिन दूसरे कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है वो थर्ड कैपेसिटर की प्लेट से कनेक्टेड होता है। तो कैपेसिटर के एक प्लेट नेक्स्ट कैपेसिटर की एक प्लेट से कनेक्ट होगी, लेकिन अगली प्लेट नेक्स्ट कैपेसिटर की प्लेट से कनेक्ट होगी। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे हम बोलेंगे सीरीज अरेंजमेंट। अब इंटरेस्टिंगली क्या होगा कि जब हम इसको सर्किट में बैटरी से कनेक्ट करेंगे कि चलो चार्ज करते हैं, तो बैटरी से ये जो टर्मिनल है इसका वोल्टेज और इस प्लेट का जिस पर कोई चार्ज जब नहीं होगा उसका वोल्टेज अलग अलग है। तो जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो यहाँ से चार्ज इस तरफ चलेगा, तो जो चार्ज Q यहाँ से चला उसने इस प्लेट को चार्ज दिया Q प्लस Q। तो इस प्लेट पर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो गया माइनस Q। और ये माइनस Q कहाँ से आया, ये चार्ज कहाँ से इंड्यूस होकर आया? ये चार्ज इस प्लेट की पीछे वाली सरफेस से होकर आया। ये जो प्लेट है इसकी दो सरफेसेस हैं, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। अगर ये वाली सरफेस पे निगेटिव चार्ज आ गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए होंगे, तो यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इस प्लेट पर अंदर वाली सरफेस पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो बाहर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो ऑब्वियसली ये जो कनेक्टेड प्लेट है मेटल की, इससे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ चलेंगे कि इस सरफेस को न्यूट्रलाइज कर दें। तो उस प्रोसेस में इस पर जितना माइनस Q अंदर वाली सरफेस पे डेवलप हुआ था उतना ही प्लस Q इस सरफेस पे डेवलप हो जाएगा, और ये प्लस Q इस सरफेस पे माइनस Q चार्ज डेवलप कर देगा, इंड्यूस कर देगा। तो फिर से इसकी जो पीछे वाली सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे अट्रैक्ट होकर इस वाली चार्ज के। तो पीछे वाली सरफेस जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगी, ये जो कनेक्टेड मेटल प्लेट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर रश करेंगे और इस वाली सरफेस को वापस न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन इस प्रोसेस में इस वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम अगर देखो तो जो चार्ज इस प्लेट को Q दिया बैटरी ने, वो सेम चार्ज हर कैपेसिटर की प्लेट पर डेवलप हो गया। ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q चार्ज और ये माइनस Q चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर जो सीरीज में कनेक्टेड होंगे उनकी प्लेट पर चार्ज सेम होगा। ठीक, तो ये पहला पॉइंट फटाफट नोट कर लो। लेकिन हर कैपेसिटर अगर कैपेसिटेंस अलग रख रहा है तो Q सेम और कैपेसिटेंस अलग, इसका मतलब Q बाई C अलग अलग। और Q बाई C क्या है? हमें पता है कि कैपेसिटेंस C इज डिफाइंड एज charge on the capacitor plate upon potential difference between the two plates of the capacitor। तो अगर Q सेम है और C अलग अलग है तो V भी तो अलग अलग हो जाएगा।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे तो इनके प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू द चार्ज एंड द कैपेसिटेंस। तो V1 विल बी इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 will be equal to Q upon C2 and V3 will be equal to Q upon C3। तो अब इसकी कैलकुलेशन को फाइनलाइज करते हैं। देखो बैटरी के इस एंड का पोटेंशियल, निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हम हमेशा 0 वोल्ट मानकर और तब पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V रख देते हैं अगर बैटरी कितने वोल्टेज की है, V वोल्ट की। इसको ध्यान से देखो, निगेटिव प्लेट को हम 0 वोल्ट ले लेते हैं और पॉजिटिव प्लेट V वोल्ट की हो जाएगी अगर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, तभी तो V माइनस 0 V होगा। तो ये जो टर्मिनल है उसका वोल्टेज अगर 0 है, पोटेंशियल अगर 0 है, तो जितने भी पॉइंट कंडक्टर के इस सिंपल कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, कॉपर वायर से, वो सब पॉइंट 0 वोल्ट के हो गए। तो जो इस प्लेट तक वोल्टेज पहुंचा वो क्या हो गया, 0 वोल्ट। और ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर V वोल्टेज पर था, V पोटेंशियल था इसका, तो ये सारे पॉइंट V पोटेंशियल हो गए। कंडक्टर का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होगा। तो यहाँ पर ये हो गया V वोल्ट पोटेंशियल इस टर्मिनल का, इस प्लेट का। तो अब सोचो ये V पोटेंशियल पर है और ये 0 पोटेंशियल पर, इसको वोल्ट लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो ये V और ये 0, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना हो गया, V। तो यही V इन तीनों में डिवाइड हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की जगह हमने लिख दिया Q बाई C इक्विवेलेंट। अगर हम चाहते हैं कि हम 3 कैपेसिटर की जगह सिर्फ एक कैपेसिटर यूज करें और वो बिल्कुल इनको रिप्लेस कर ले बिना इस सर्किट के परफॉर्मेंस को बदले, तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमने कहा कि कैपिटल V यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं Q अपॉन C इक्विवेलेंट, है ना, वो जो कैपेसिटेंस है उसका कैपेसिटेंस। तो V1 क्या कहलाएगा, Q बाई C1, V2 Q बाई C2, V3 Q बाई C3। सब्स्टिट्यूट किया, Q कैंसिल हो गया और 1 अपॉन C इक्विवेलेंट आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकला है, ये रेजिस्टेंस से बिल्कुल अलग है। रेजिस्टेंस में सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें इसे ध्यान करना होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को समझने के बाद हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत ये है कि हर कैपेसिटर का एक प्लेट सेम पॉइंट से जुड़ा होगा और दूसरा प्लेट दूसरे सेम पॉइंट से जुड़ा होगा, तब हम कॉम्बिनेशन को कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आपने V वोल्ट की बैटरी से सर्किट को कनेक्ट किया है तो हम निगेटिव प्लेट को 0 वोल्ट और पॉजिटिव प्लेट को V वोल्ट लेकर तब डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये 0 वोल्ट है तो ये हर पॉइंट कंडक्टर का 0 वोल्ट, तो ये जो पॉइंट है ये 0 वोल्ट पर और ये जो पॉइंट है ये V वोल्ट पर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V माइनस 0 V वोल्ट। अब क्योंकि ये प्लेट और ये प्लेट आपस में एक ही पॉइंट से जुड़े हैं तो इन तीनों प्लेट्स का पोटेंशियल V वोल्ट और इन तीनों प्लेट्स का पोटेंशियल 0 वोल्ट। तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ वो हो गया V वोल्ट। लेकिन जब हमने इस बैटरी को कनेक्ट किया और जब ये चार्ज नहीं थे तब इस प्लेट और इन प्लेट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस था, क्योंकि ये प्लेट्स चार्ज नहीं थी, इनका पोटेंशियल पहले कुछ नहीं था, लेकिन इस बैटरी का पोटेंशियल V था।
तो इसने चार्ज प्रोवाइड किया, करंट फ्लो कराई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। तो अगर ये V वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल था तो इन तीनों को पॉजिटिव चार्ज मिल गया। अब इनके कैपेसिटेंस के हिसाब से तीनों को जो चार्ज मिला वो अब अलग अलग था, क्योंकि यहां पर तुम्हें पता है कि करंट डिवाइड होगी। जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस के केस में करंट डिवाइड होती थी। तो इसको अगर Q1 मिला और इसका कैपेसिटेंस C1 है तो Q1 इंटू C1 को मिलकर V वोल्ट होना चाहिए। तो C1 के अकॉर्डिंग ही इस प्लेट को चार्ज मिला, C2 के अकॉर्डिंग इस प्लेट को, और C3 के अकॉर्डिंग इस प्लेट को। और जो सामने वाली प्लेट है वो निगेटिव इक्वल चार्ज इंड्यूस हो गया उस पर। तो ये अगर Q1 तो ये माइनस Q1। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो बैटरी ने चार्ज दिया वो डिवाइड हुआ, इसलिए हम बैटरी के चार्ज को लिख सकते हैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर 1 प्लस चार्ज ऑफ कैपेसिटर 2 प्लस चार्ज ऑफ कैपेसिटर 3। अब अगर इन तीनों को हटाकर हम एक कैपेसिटर लगाना चाहें जो बिल्कुल भी सर्किट के परफॉर्मेंस को बदले बिना इसको रिप्लेस कर दे, तो उसका कैपेसिटेंस हम लेंगे और उसको बोलेंगे C इक्विवेलेंट। तो Q को लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V, जबकि Q1 को लिखेंगे C1V, Q2 को लिखेंगे C2V, Q3 को लिखेंगे C3V। तो यहाँ पर V कैंसिल हो जाएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन की जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता था वो हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में मिलेगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और अगर और भी कैपेसिटर हो तो एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के दोनों फॉर्मूले हमने देखे। अब हम कैपेसिटर के एक सिंपल सर्किट और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्पेशलिटी को लिख लेंगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स आर सेम। अब सबसे पहले हम बोर्ड में जो क्वेश्चंस प्रोबेबल हैं उनको सबसे पहले समझेंगे, बेसिक समझेंगे सर्किट के। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट हमें कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से स्टेप्स समझो, हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तरीका क्या है कि हम A और B जिन दो टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है उस A और B को एज इट इज लिख कर, और उसके बाद जो पॉइंट्स इस A से कनेक्टेड हैं उन सब को लेबल कर देंगे एज A अगर वो सिंपल वायर से कनेक्टेड है। जैसे देखो यहाँ पर ये पॉइंट A से कनेक्टेड है और फिर ये पॉइंट भी A से कनेक्टेड है, तो इन दोनों को मैं लिख दूंगी A। इसी तरह से ये B से कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट, और फिर ये सिंपल वायर से B से कनेक्टेड है। तो जो सिंपल कॉपर कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड पॉइंट्स हैं वो सब सेम पोटेंशियल पॉइंट है। जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ का है। पिछले क्वेश्चन में हमने इस पॉइंट को देखा था। तो जो पोटेंशियल यहाँ का है अगर वही यहाँ का है तो इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट से सर्किट की नज़रों में ये दोनों एक ही पॉइंट हैं, इसलिए ये B है तो ये भी B है। अब हम क्या करेंगे कि हम दो पॉइंट्स को लेबल करेंगे एज A और इससे थोड़ी दूर पे दूसरा पॉइंट ले लेंगे B। इसके बाद हम इन कैपेसिटर्स को नंबर दे देंगे, कैपेसिटर नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब देखो कैपेसिटर नंबर 1 किन दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है, A और B। तो हमने A और B के बीच में कैपेसिटर नंबर 1 को कनेक्ट कर दिया। ये हम इस सर्किट का सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। कैपेसिटर नंबर 2 को देखो, ये भी A और B के बीच कनेक्टेड है, तो ये भी हमने A और B के बीच कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर नंबर 3 भी A और B के बीच कनेक्टेड है, तो इसको भी हमने A और B के बीच कनेक्ट कर दिया। और
स्टेप बाय स्टेप चले तो हमारे सामने इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया कि तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और पैरेलल में इसलिए कनेक्टेड हैं क्योंकि अगर हम यहाँ एक बैटरी लगाते इस तरह से, तो इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर के बीच सेम होता। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो C इक्विवेलेंट विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3 दैट इज 3C। सिंपल था। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 3 की जगह 4 कैपेसिटर्स लगा दिए। ठीक, हम फिर से वही करेंगे। जिन दो टर्मिनल्स के बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है उनको लेबल किया। उसके बाद देखा कि ये सिंपल वायर से कनेक्टेड पॉइंट है, तो ये अगर A है तो ये सब वही पोटेंशियल रख रहे हैं जो A का है। तो इसलिए अगर ये A है तो ये भी A है और ये भी A है। इसी तरह से यहाँ B है लेकिन B से कनेक्टेड कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है, मगर ये दो पॉइंट आपस में फिर एक सिंपल वायर से कनेक्टेड है, पर ये ना तो A पॉइंट से कनेक्ट है ना B से। तो हम इसको एक नया नाम देंगे X। अगर ये पॉइंट X किसी पोटेंशियल पर है तो ये सब उसी पोटेंशियल पर हैं। तो ये अगर X लेबल किया तो सर्किट की नज़रों में ये भी X पॉइंट ही है। अब यहाँ 3 लेबल्ड पॉइंट हो गए। तो अब देखो क्या करेंगे, A और B दोनों को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर रख देंगे और जो तीसरा पॉइंट है जो हमने लेबल किया उसको इनके बीच में, A और B के बीच में लेबल कर देंगे। तो हमने इसको कहा A, इधर एक पॉइंट थोड़ी दूर पे लेबल किया B और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लेबल किया X। अब हम इनको नंबर कर देंगे 1, 2, 3 और 4। अब 1A और X के बीच में है। देखो तो हमने A और X के बीच में कैपेसिटर नंबर 1 को फटाफट ड्रॉ कर दिया। दूसरा वाला देखो X और A के बीच में है, तो दूसरे कैपेसिटर को भी हमने X और A के बीच में बना दिया। और तीसरा वाला भी A और X के बीच में है। तो एक्चुअली हमने देखो अपने आप इस डायग्राम को सिंप्लीफाई कर लिया। कैपेसिटर नंबर 1, 2 और 3 तीनों X और A के बीच में हैं। तो ये तीनों कैपेसिटर्स 1, 2 और 3 X और B के A के बीच में आ गए। अब फोर्थ कैपेसिटर देखो X और B के बीच में है, तो इसको हमने X और B के बीच में बना दिया। अब ये सिंप्लीफाइड है, ये 3 पैरेलल में और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में। तो ये 3 अगर पैरेलल में है तो इनकी वैल्यूज जो दी थी वो देख लो क्या क्या है, 5, 10, 15 और 30 माइक्रोफैरड। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा 30। फिर 30 और 30 सीरीज में है, तो जो C इक्विवेलेंट पूरे अरेंजमेंट का हो जाएगा। सीरीज में 30 और 30 अगर हैं, ये A और X के बीच में 30 माइक्रोफैरड और X और B के बीच में भी 30 माइक्रोफैरड। तो इनका इक्विवेलेंट 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C इक्विवेलेंट विल बी C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 और उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 15 माइक्रोफैरड। ठीक, तो अब इस तरीके से इस कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाले सर्किट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। स्टेप्स ध्यान रखना कैसे किया, और इस स्टेप को यूज करके आप इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बहुत स्टेप से साइंटिफिकली प्लान्ड वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक 2019 का क्वेश्चन लेते हैं।
इस क्वेश्चन में 3 कैपेसिटर्स इस तरीके से मिक्स कॉम्बिनेशन में दिए थे और ये एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड थे और क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम पूछी गई थी। तो हमने इनको पहले लेबल करके उसमें सारा डेटा जो है वो डायग्राम में ही फिल कर दो। उसके बाद अगर ये बोर्ड में हम कर रहे हैं तो हम इनको लेबल कर देंगे 1, 2 और 3, क्योंकि बोर्ड में आप सॉल्यूशन कैसे लिखते हो और सारे बेसिक पॉइंट्स आपके हैं या नहीं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मार्किंग स्टेप वाइज होती है। तो जब हमने इस तरह से 1, 2 और 3 मार्क कर दिया तो अब हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 1 एंड 2, देखो ये सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, दैट इज 2 माइक्रोफैरड। फिर हम इन दोनों की जगह पर ये इक्विवेलेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 प्लस 10 दैट इज 12 माइक्रोफैरड। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस पूरे अरेंजमेंट का था वो हो गया 12 माइक्रोफैरड। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो एनर्जी के 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, हाफ Q²/C और हाफ CV²। C क्या? पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट वैल्यू तो I है 12 और V है 10, तो सिंपल कैलकुलेशन। केवल यहाँ पर C को आप माइक्रोफैरड से फैरड में चेंज करना मत भूलिएगा, तभी एनर्जी की वैल्यू जूल्स में आएगी। लेकिन हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को बेस लेकर कुछ खास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, पॉइंट्स को या क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे और बहुत फोकस होकर इस बात को सुनो। हमारे क्वेश्चन में 2 कैपेसिटर सीरीज में हैं इस तरीके से और फिर वो एक और कैपेसिटर के पैरेलल में है इस तरीके से। इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है, जबकि इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैरड है और ये इस बैटरी से कनेक्टेड है 10 वोल्ट से। पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि हर कैपेसिटर पर चार्ज बताओ। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हमेशा निगेटिव प्लेट को 0 वोल्ट लिख लो और पॉजिटिव टर्मिनल को फिर ये जो 10 वोल्ट है ये पोटेंशियल मिल जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट रहेगा। अब जो पॉइंट इस निगेटिव प्लेट से जुड़े हैं वो सब 0 वोल्ट पर है और जो इधर निगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव प्लेट से जुड़े हैं वो सब 10 वोल्ट हैं। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है? चार्ज ऑन कैपेसिटर नंबर 3। लेबल करने से ये फायदा होता है कि हम इसको कैपेसिटर नंबर 3 या C3 लिख सकते हैं। तो अब इस पर चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर नंबर 3 पर चार्ज हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर, या इसको 10 टू द पावर -6 नहीं लिखते, 10 ही रहने दो। और पोटेंशियल डिफरेंस है देखो 10 वोल्ट, तो Q3 आ गया 100 माइक्रो कूलम। ठीक, बस यूनिट ध्यान से लिख लेना है। अब इनको देखो, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो अभी हमने ऊपर देखा था कितना आया था। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया था 2 माइक्रोफैरड। तो अगर तुम इन दोनों की जगह 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर रिप्लेस कर दो, यहां पर ये एंड 10 वोल्ट पर है, ये एंड 0 वोल्ट पर है
और इनके बीच में इन दो की जगह एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का लगा हुआ है। तो अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना हो जाएगा, इसको तुम Q डैश कह दो। तो ये चार्ज हो जाएगा C इंटू V, दैट इज 20 माइक्रोकूलम। लेकिन अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि जो सीरीज में कैपेसिटर होते हैं उन सारे कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज डेवलप होता है। तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटर पर यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज डेवलप हुआ, तो इसका मतलब कि जब बैटरी से चार्ज आया था तो वो इस ब्रांच में हर कैपेसिटर पर 20 माइक्रोकूलम मिला था। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर चार्ज था वही 1 पर है और वही 2 पर है, यानी 20 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कैपेसिटर के सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इस पर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और इस पर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम। दूसरा सवाल क्या बहुत पूछा जाने वाला सवाल है, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो अगर तुमने ये तरीका समझ लिया कि ये 0 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, तो तुम्हें पता है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट। तो पहला आंसर तो हमको ऑलरेडी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, इसे हम थर्ड या C3 कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो एक तो बिना सॉल्व किए ही हो गया। अब इस पर देखो, कैपेसिटर नंबर 1 पे जो वोल्टेज होगा वो Q/C और 2 पर भी Q/C। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर नंबर 1 इज Q1/C1, that is 20 माइक्रोकूलम अपॉन 3, that is 20/3, या इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q at second capacitor upon C2, that is 20/6। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.33 वोल्ट। तो इस तरीके से कितना चार्ज है हर कैपेसिटर पर और कितना हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों ही पार्ट, ये वाला पार्ट और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो इनको हम बहुत केयरफुली कॉपी करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक छोटा सा सब टॉपिक लेंगे कैपेसिटर का और उसको अच्छी तरह से समझेंगे।